कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है। कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जरा इन शब्दों की तपिश को महसूस करिए दोस्तों। ये शब्द किसी विपक्ष के नेता का बयान नहीं है, किसी अर्बन नक्सल या गोदी मीडिया द्वारा सेट किए गए किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा भी नहीं है। ये आवाज एक भारतीय सेना के जवान की है जो सीमा पर अपनी छाती आगे करके गोली खाने को तैयार रहता है ताकि देश महफूज रह सके। देश की हिफाजत के लिए अपनी जान को हथेली पर रखने वाले एक जवान ने जो कहा है उस पर गौर करना चाहिए। आप सोचिए कि एक पुलिस वाला अपनी नौकरी, अपनी पेंशन, अपना करियर दांव पर लगाकर छात्रों के इस आंदोलन में खड़ा है। उसके मंच पर क्यों खड़ा हुआ? अभिजीत दीप के माइक से घोषणा करते हैं, शेर सिंह उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा लेकर इस मूवमेंट, इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के दौर में जहां लोग सत्ता की चापलूसी करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी तक गिरवी रख देते हों, चरण वंदना में लगे हों, प्रमोशन पाने के लिए तलवे चाटने पर मजबूर हों, वहां एक पुलिस वाला इस तरीके का कदम उठा रहा है। इसका मतलब ये है कि जमीन पर हालात जो हैं वो घुटन भरे हो चुके हैं। इस घुटन में जीना मुश्किल है, तभी एक पुलिस वाले ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। इस तस्वीर को अपनी आंख में बसा लीजिए, गड़ा लीजिए। सेना के लिबास में खड़े इस नौजवान के चेहरे के गुस्से को देखिए। देश का एक युवा सीधा सवाल पूछ रहा है। लगता है इन लोगों का अभी मन भरा नहीं है। ये बच्चों को और पीटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बच्चों की और पिटाई हो। ये जो सवाल है ना, ये देश के हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक पेरेंट्स का है जो आज दिल्ली दरबार से पूछना चाहता है, कितनी लाठियां बरसाओगे हमारे बच्चों पर। जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे थे, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दिल्ली भेजा था, बदले में सरकार ने उन बच्चों को क्या दिया है? उन छात्रों को लाठियां बरसाई हैं। सेना का ये जवान, उसके दर्द को महसूस कीजिए। जो सड़कों पर बहा लहू है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो इस सेना के बयान से निकल कर आ रहा है। ये जवान कहता है, कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये महज एक कविता की लाइन नहीं रह जाती है जब ये बात कोई जवान कहता है। लगता है इन लोगों का अभी मन भरा नहीं। और बच्चों को पीटना चाहते हो क्या? कुर्सी है तुम्हारा, वो जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देश की उस पूरी तानाशाही व्यवस्था पर एक करारा तमाचा बन जाता है। ये लोग कुर्सी पर फेविकोल की तरह चिपक गए हैं। किसी सेना के शौर्य के नाम पर सेना की वर्दी के पीछे छुपकर पार्टियां वोट बटोरने का काम करती हैं। लेकिन जब सेना का जवान पूछ रहा है कि अगर तुमसे देश संभल नहीं पा रहा है, अगर बच्चों को पीटने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है, तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। ये सवाल एक जवान ने उठाया है। कहते हैं कि जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है तो बगावत होना लाजमी है। शेर सिंह नाम के ये जो जवान हैं, शायद इसी बगावत का एक एग्जाम्पल है। शेर सिंह ने जो किया है शायद उसी बगावत का एक नतीजा है। वो पुलिस महकमे के एक हिस्सा थे जिनका काम व्यवस्था बनाने का था, लेकिन जब वही महकमा सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कठपुतली बन जाता है तो एक सच्चा इंसान होने के नाते वर्दी में उन्हें घुटन महसूस होने लगती है। और वो वर्दी को दांव पर लगाकर इन बच्चों के साथ आ गए थे। याद तो है ही ना तारीख आपको, 20 जुलाई, वो मनहूस दिन जब देश के भविष्य पर पुलिस और सत्ता के पाले हुए गुंडों ने बर्बरता की सारी हदें पार की थी। शेर सिंह उसी पुलिस फोर्स का हिस्सा थे। उनका काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑर्डर लगातार दिल्ली से आ रहे हैं और लॉ की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है कि खुद सत्ताधारी दल के गुंडे उस नियम को तार तार कर रहे हैं, तब उनका जमीर जाग उठता है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाने वाले लोग ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे थे। शेर सिंह ने कहा, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों से अच्छा है, इन गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चों की हिफाजत करूं, मैं इन छात्रों के साथ खड़ा हो जाऊं। ये गुंडे कौन है?
ये वही लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में छात्रों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को कुचलने आते हैं। ये वही सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं, उनके पाले हुए लोग हैं जिन्हें पुलिस के सामने एक खुली छूट मिलती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये आग सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक सिस्टम का एक एक पुर्जा अब बगावत के सुर में बोल रहा है, एक ही सुर में गा रहा है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं, उतर जाओ। कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है। इस निरंकुश सत्ता को अगर कोई काट सकता है, उसका कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, कोई सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है, तो कोई और नहीं, सिस्टम के वही पुर्जे होंगे और उनकी बगावत होगी। और आज वो बगावत पर उतर आए हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक ऐसा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। आप मेरे साथ स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहित हैं। मोहित ने बताया कि वो एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। सोचिए, एक अच्छी खासी नौकरी, रुतबा, सुरक्षित भविष्य। इस युवा के पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन तब भी उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी इन बच्चों के साथ खड़े होने के लिए। जब मैं मोहित से ये पूछती हूं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी मोहित, जो आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, मोहित ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि छात्रों के खिलाफ पुलिस का ये बर्बर जो प्रोसेस है, इस तरीके की बदमाशी पुलिस करने वाला है, तो वो जानबूझकर मेडिकल लीव पर चले जाते हैं, क्योंकि वो मासूमों पर डंडा नहीं चला सकते थे। उन पर ऊपर से दबाव आता है कि मेडिकल लीव कैंसिल करो। मोहित ने इस्तीफा दे दिया, कहा मैं नहीं आ सकता किसी भी छात्र पर लाठी बरसाने के लिए। जरा सोचिए, एक पुलिस वाले के साथियों ने जब डंडे बरसाए तो मोहित ने उनसे फोन करके पूछा, तो उनके दोस्तों ने बताया कि भाई आंखों में आंसू आ रहे थे जब डंडे मारने पड़ रहे थे। बच्चों के टूटे हुए पैर देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं। मोहित सिर्फ एक दरोगा नहीं है, वो एक जागरूक युवा भी हैं। उन्होंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है वो आपको बताती हूँ। सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक पुलिस दरोगा इस तरीके की बात कर रहा है। वो बता रहे हैं कि उनके साथी जो दोस्त थे वो भी डंडा नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी थी। मोहित ने इस इंटरव्यू में कई ऐसे डॉट्स को कनेक्ट किया है जिसे बताना बहुत जरूरी है। ये जो वो बता रहे हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिक्स एनालिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं, वो भी दंग रह जाएंगे। मोहित सीधा सवाल दागते हुए ये कहते हैं कि नाम मेरा मोदी, सरकार मेरी खटारा, अगली बार बनवा दोगे तो देश बिकवा दूंगा सारा। ये बात मोहित कह रहे हैं, वीडियो में सुन भी सकते हैं आप। बोला नाम मेरा मोदी, सरकार मेरी खटारा, अगली बार बनवा दो देश बिकवा दूंगा थारा। सच्चाई है ये सच्चाई है उनकी, देश बिकवा देगा अगली बारी वो। अभी जम्मू में जो कश्मीर में 370 बी हटी थी, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा उसका? रीजन पता है किसी को हटाने का? वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते थे कश्मीर में। माइनिंग क्यों नहीं कर सकते थे? वहाँ पे एथनॉल है, पता है किसी को? बैटरी भी बनेगी, बैटरी में क्या आएगा? एथनॉल आएगा बैटरी में भी। गाड़ियां आना ये कोइंसिडेंस नहीं है। पेट्रोल की डीजल की गाड़ियां बंद होना, इलेक्ट्रिक ज्यादा मार्केट में आना कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? अडानी के पास है। अडानी तो मतलब इनका घर का भाईचारा हो चुका है, ये सबसे क्लियर है। और रियलिटी बता रहा हूँ, अगली बार मोदी आ गया ना तो देश को बिकवा के ही जाएगा। ये गुस्सा ऐसे ही नहीं फूटा है। मोहित ने कैमरे पर खुलासा किया कि कश्मीर में एथनॉल की माइनिंग का ठेका किसके पास है, बैटरी बनाने का ठेका किसके पास है, हाई सिक्योरिटी नेम प्लेट का टेंडर किसे दिया गया है। मोहित बेखौफ होकर नाम लेते हैं अडानी। वो कहते हैं कि अडानी के साथ सरकार का भाईचारा चल रहा है। ये देश की सरकार नहीं है, ये देशी विदेशी कॉर्पोरेट घराने की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। सरकार प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे संसाधन बेचे जा रही है। मोहित ने न्यायपालिका पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले मीडिया को हैक किया, फिर ईवीएम को, और अब न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। इस तरीके के खुलासे एक
एसआई दरोगा कर रहा है अपने विभाग पर, अपनी सरकार पर। इस देश का युवा आखिर क्या मांग रहा है? कोई खैरात नहीं मांग रहा है, वो एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहा है। पेपर पारदर्शी तरीके से हो, ठीक से हो, बिना धांधली के हो। वो रोजगार ही तो मांग रहा है। इसके बावजूद सरकार के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, तो वो जुमले फेंक रही है। जब एक छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर आता है तो उन पर बल प्रयोग किया जाता है, जैसे वो कोई आतंकवादी हो, कोई खालिस्तानी हो, कोई अर्बन नक्सल गैंग हो। 20 जुलाई को जो हुआ वो उसी दमनकारी नीति का एक हिस्सा था। सरकार अहंकार में अंधी हो चुकी है। वो भूल गई है कि जिस युवा के खिलाफ वो डंडे बरसा रही है, जिस युवा पर वो डंडे बरसा रही है, वो युवा कल आपको वोट की चोट भी देख सकता है। वो इस देश का युवा है, लेकिन आप उस पर डंडे बरसाते वक्त कुछ भी नहीं सोचते। इस देश में नौकरी कितनी बड़ी चीज है ये आप सभी को पता है। एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा ये बहुत अच्छे से जानता है। नौकरी के लिए ही तो लाठी डंडे खा रहा है। इस तीसरे चेहरे को देखिए, इनका नाम प्रशांत यादव है। एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले इस होनहार युवा को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपने छात्र भाइयों के साथ एक प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है, इसलिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। बताया जा रहा है कि बरेली के एक प्रोफेसर को भी जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की वजह से निकाल दिया गया। प्रशांत के चेहरे पर नौकरी जाने का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। वो सीना तान कर ये कहता है कि निकाल दिया सो निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है उन तमाम बड़े पद पर बैठे लोगों से, उन तमाम अधिकारियों से कि आप जब बच्चों पर लाठी चला रहे थे तो आपका हाथ नहीं कांपा? घर जाकर आप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? अपने परिवार वालों को क्या कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं? आपने बच्चों को लाठी से पीटा है ये बताएंगे कि तुम्हारे जैसे और भी बच्चों को मैंने सड़क पर बल भर कूटा था? यही बता पाएंगे? मैं अपने बच्चों को मार कर आया हूं, क्या ये अधिकारी ये बात अपने बच्चों को बता पाएंगे? निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है भाई को। भैया को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया आप अपना नंबर बोलो। मेरा फोन नंबर है 8700510130 और मैं साथ में सिविल सर्विस की तैयारी भी करता हूँ। कम बंद नहीं होता क्योंकि ऐसा अधिकारी बन के भी क्या फायदा जो हमारे बच्चों के प्रति थोड़ी भी मतलब सेंटीमेंट नहीं है उनके कि आई डोंट केयर कि हमें वहाँ पे होना चाहिए था। अगर आप इतने बड़े ऊंचे पद पे होने के बाद भी अगर अपने भाइयों के, अपने छोटे बच्चों के आप घर पे क्या मुंह लेके जाते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूँ, मैं अपने बेटे को मार के आया हूँ, मैं अपने भाइयों को मार के आया हूँ, तो ऐसी नौकरी करने से भी कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता। भैया नाम आपका? मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आया हूँ। थैंक यू प्रशांत भैया, थैंक यू। प्रशांत की ये बात हर उस अधिकारी, हर उस पुलिस वाले, हर उस नेता के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो रात में चैन की नींद सोता है, ये जानते हुए भी कि उसके आदेश पर दर्जनों छात्र के सिर फोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए, उन पर डंडे बरसाए गए। प्रशांत यादव बता रहे हैं कि जमीर की कीमत चंद रुपए की नौकरी से ज्यादा नहीं हो सकती। इंसानियत बड़ी चीज होती है। जिस बच्चे को मारने वाले पुलिस वाले अपने घर के बच्चों को देखकर शर्म से आंखें झुका पाते होंगे या नहीं, ये एक सवाल तो है। ये जो आप सड़कों पर होता देख रहे हैं ना, ये एक दिन में अचानक नहीं हुआ, रातों रात हुई कोई घटना नहीं है। ये जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं, ये अब जन आंदोलन बन चुका है। देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में इसी तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं एक बात बताऊं, जब हमारा देश गुलाम था ना, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी हिंदुस्तानियों ने जुल्म ढाए थे। ये पुलिस वाले हमारे थे, हमारी ही सेना का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक वक्त आया जब 1857 में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह लगाने से मना कर दिया था, बगावत का बिगुल फूंक दिया था। 1930 का पेशावर कांड तो आपको याद ही होगा। अंग्रेज अफसरों ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी थी। आज जंतर मंतर पर उसी चंद्र सिंह गढ़वाली को याद किया जा रहा है, मंगल पांडे का जिक्र हो रहा है। वहां मौजूद युवा बता रहे हैं कि 1925 के पेशावर आंदोलन में जैसे पठानों, किसानों और क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिला दिए थे,
वैसे ही आज फिर किसी चंद्र सिंह गढ़वाली की जरूरत है, किसी चंद्र सिंह गढ़वाली की हम मांग करते हैं। सेना और पुलिस वालों के जवानों से अपील की जा रही है कि वो अपनी आत्मा बेचकर चंद टुकड़ों की सैलरी के लिए देश की लोकतंत्र और जनता की हत्या ना करें। अब खबर ये आ रही है कि यूपी के सीआरपीएफ के जवानों ने रिजाइन देना शुरू कर दिया है। अगर ये खबर सही है तो सरकार के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, जवान नौकरियां छोड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने युवाओं को पीटा है। सोचिए कितने शर्म की बात है। क्या मौजूदा सत्ता के लिए ये खतरे की घंटी नहीं है? जब रक्षा करने वाले हाथ ही बागी हो रहे हों तो तानाशाही के किले ढहने में अब कितना ही वक्त लगेगा। जब जवान उतरकर बॉर्डर से यहां जंतर मंतर पर बैठ जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे? सोचिए। कहा जाता है कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो वो खुद अपनी कब्र खोदने लगता है। सरकार ने लाठियां चलाई ताकि वो डर बैठा सके, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला दरोगा मोहित, जो साफ बता रहा है कि इनकी लड़ाई अब अनपढ़ नेताओं से नहीं बल्कि पढ़े लिखे युवाओं के साथ है। सारे पढ़े लिखे युवा एकत्रित हो गए हैं। अब ये युवा लठ का जवाब लठ से नहीं देंगे, कलम की वार से देंगे। सरकार सोचती है कि डराकर शांत कर देंगे, लेकिन पुलिस वालों का इस तरीके का इस्तीफा देना ये बताता है कि डर अब खत्म हो चुका है भैया। सरकार के पास अपनी बात मनवाने के दो ही तरीके बचे थे, या तो वो प्यार से बहला फुसला कर या फिर लाठी मारकर। अब दोनों ही तरीके आपने आजमा चुके हैं, फेल भी हो चुका है। आज देश के हर कोने में आंदोलन भड़क रहा है, चाहे वो किसान का शंभू बॉर्डर हो, छात्रों का जंतर मंतर हो। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, सो देना ही होगा। लेकिन इसके बाद भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नंबर आने वाला है, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। तो मतलब लब्बो लुबाब क्या है ये आपको बताती हूँ। मतलब ये है कि लोहे की जंजीरों से आप इंसानों के शरीरों को बांध सकते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी जमीर को नहीं बांध सकते। सरकार ने सोचा था कि पुलिस की लाठियां चलवा देंगे, डर बैठा देंगे, डर के मारे बच्चे अपने कमरों में घुस कर बैठ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? सीधा उल्टा हुआ। आपने लाठियां चलाई और हजारों की संख्या में छात्र फिर से जंतर मंतर पर पहुंच गए। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो खाने भिजवा रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने शहर में आंदोलन कर रहे हैं। भारत का कौन सा ऐसा शहर अब बचा है जहां आंदोलन ना हो रहा हो? छोटे छोटे शहरों से भी आंदोलन का बिगुल फूंका जा चुका है। मोहित ने बिल्कुल सटीक बात कही थी। इन अनपढ़ नेताओं ने पढ़े लिखे युवाओं को साथ इकट्ठा कर दिया है। अब ये युवा लठ का जवाब लठ से नहीं, कलम के मार से देंगे, अपने बटन से देंगे। जब एक पुलिस वाला ये कहता है कि इतना भी मत मारो कि डर ही खत्म हो जाए, तो खौफ की राजनीति की सबसे बड़ी हार तो दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें ही आ रही। इस देश के हर एक कोने से आंदोलन भड़क रहा है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। तो भैया चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। वो प्रधानमंत्री जो मित्रों से अभिवादन शुरू करते हैं आज फ्रेंड्स तक में आ चुके हैं। आज सेल्फी स्टाइल में वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं और अपने मंत्रियों से अपील कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाओ क्योंकि जनजी तो इंस्टाग्राम चलाता है। लेकिन देखिए देखिए देखिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर किसी झूठे वादे पर अब युवा बहलने वाला नहीं है। युवा समझदार हो चुका है और उसी समझदारी का नतीजा दिल्ली के जंतर मंतर पर दिख रहा है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन उसी इस्तीफे की वजह से टटा हुआ है। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।